अपि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमानस्य पाठस्य इदानीं रूपकालङ्कारस्य विमर्शो जायते। तत्रापि रूपकालङ्कारस्य स्वरूपं भेदांश्च ज्ञात्वा इदानीं रूपकालङ्कारवाक्यैः जायमानं तत्स्थलीयं बोधं प्रदर्शयत्याचार्यः। यथा उपमालङ्कारस्य स्थले उपमास्थलीयशाब्दबोधस्य प्रकारः प्रादर्शि, तथैव रूपकालङ्कारवाक्यजन्यं बोधम् अत्र विषयीकरोति इत्यस्माकं पाठः अस्ति। तत्र अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति अथ बोधो विचार्यते। तत्र प्रांचः। तो पहले भी आपने देखा था कि उपमास्थलीय शाब्दबोध जब बता रहे थे आचार्य, तो प्राचीन और नव्य दोनों आचार्यों के मतों में बोध का स्वरूप बताया था। उपमा अलंकार वाक्यों से जो उत्पन्न होता है उस बोध का। अब रूपक के स्थल में भी मम्मट आदि जो प्राचीन आचार्य हैं उनके मत में रूपक स्थल में किस प्रकार का बोध होता है, और अप्पय दीक्षित आदि जो नव्य आचार्य हैं उनके मत में रूपक स्थल में किस प्रकार का शाब्द बोध होता है। दोनों शाब्द बोधों को बताएंगे। पहले प्राचीनों के मत में बता रहे हैं। देखिए, विषयीवाचक पदेन विषयी वृत्ति गुणवतो लक्षणया सारोपया उपस्थितौ। क्या होता है? मुखम चंद्रः इत्यादि स्थल में विषयीवाचक पद के द्वारा या मुखम चंद्र, कोई भी व्यस्त स्थल ले लीजिए या समस्त स्थल ले लीजिए, दोनों में ही जो विषयीवाचक पद होता है, विषयी अर्थात आरोप्यमान उपमान का वाचक जो पद होता है चंद्रादि पद, उस पद के द्वारा विषयी वृत्ति गुणवतः अर्थस्य, तो उपमान में रहने वाले उपमान वृत्ति जो गुण होते हैं उन गुणों वाले अर्थ को उपस्थित कराया जाता है। ठीक है। तो विषयी वाचक पदेन विषयी वृत्ति गुणवतः अर्थस्य उपस्थितिर्भवति, विषय वृत्ति गुणवान अर्थः उपतिष्ठति। ठीक है। तो विषयी में रहने वाले गुणों वाला व्यक्ति उपस्थित होता है, तो वो अब शक्ति से तो उपस्थित नहीं हो सकता है, तो वहां पर आपको लक्षणा करनी होगी। ठीक है। क्योंकि विषयीवाचक पद की जो शक्ति है वह तो विषयी में है, चंद्रादि पद की जो शक्ति है वो तो चंद्रादि पदार्थ में है। तो अगर उससे भिन्न अर्थ की उपस्थिति आपको इष्ट है तो मुख्यार्थवाद होगा। मुख्यार्थवाद क्यों होगा? क्योंकि समविव्याहार जिस पद का है मुख पद का, उस पद के साथ यहाँ पर अभेद संबंध से अन्वय जो है वो बाधित है चंद्र पदार्थ का। इसीलिए लक्षणावृत्ति से चंद्र शब्द का अर्थ होगा विषयी वृत्ति गुणवान। ठीक है, ऐसा अर्थ करेंगे। अब ये लक्षणा भी कौन सी है तो बता रहे हैं, सारोपया। ठीक है, कौन सी लक्षणा से उपस्थित होता है तो आप जानते हैं रूपक स्थल में सारोपा लक्षणा कार्य करती है। तो
सारोपालक्षणा के द्वारा उपमान वाचक पद की लक्षणा उपमाननिष्ठ गुण वाला इस अर्थ को उपस्थित कराती है। ठीक है, और जब वह अर्थ उपस्थित हो जाता है तो ऐसा कौन होता है? तो ऐसा उपमेय होता है। उपमान में रहने वाले गुण, जो गुण हैं वही गुण तो उपमेय में रहते हैं। इसी के कारण तो उस प्रकार का समानाधिकरण्य से निर्देश किया जाता है उपमान और उपमेय का। तो जब उपमान पद से उपमान वृत्ति गुणवान एतद रूप उपस्थित हो जाएगा अर्थ, तो उस अर्थ का फिर हम अभेद संबंध से अन्वय कर देंगे। अब उसका जो अभेद है वो बाधित नहीं है। ठीक है, उसमें एक और बात यह है कि अगर आप ये कहें कि आपको अभेद संबंध से ही क्यों अन्वय करना है ना, तो वहाँ पर नियम है कि निपातातिरिक्त जो नामार्थ होते हैं दो, उनका अभेदातिरिक्त जो संबंध है वो अव्युत्पन्न है। तो समान विभक्तिक जो दो पद होते हैं उनका अगर वो निपातातिरिक्त नामार्थ हैं तो ऐसे दो नामार्थों का अभेद संबंध से ही अन्वय होता है। इसीलिए अभेदातिरिक्त संबंध से हम अन्वय नहीं कर सकते, और अभेद संबंध से अन्वय चंद्र पदार्थ का मुख पदार्थ में नहीं हो सकता। इसीलिए लक्षणा ने चंद्रपद शब्द का अर्थ कर दिया चंद्र में रहने वाले गुणों वाला। तो चंद्र में रहने वाले गुणों वाला कौन है? तो मुख है। तो इसीलिए चंद्रपद का जो लक्ष्यार्थ है चंद्रवृत्ति गुणवान, ऐसा जो अर्थ है लक्ष्यार्थ, वह अभेद संबंध से अब विशेषण बन जाएगा। विषय जो मुख पदार्थ है, उपमेय जो मुख पदार्थ है, वही कह रहे हैं कि विषयीवाचक पदेन विषयी वृत्ति गुणवतो लक्षणया सारोपया उपस्थितौ। पहले आपको लक्ष्यार्थ की उपस्थिति करानी है सारोपा लक्षणा के द्वारा, उसके बाद उस लक्ष्यार्थ का विषये अर्थात मुख पदार्थे तस्य अर्थात लक्ष्यार्थस्य चंद्र पदार्थस्य अभेदेन संसर्गेण विशेषणतया अन्वयः। अभेद संसर्ग से विशेषण के रूप में अन्वय होता है। अर्थात चंद्र पदार्थ जो है चंद्रवृत्ति गुणवान, ऐसा जो चंद्र पदार्थ है लक्ष्यार्थ रूप, वह अभेद संसर्ग से विशेषण बनता है, अन्वयी बनता है मुख पदार्थ में। इस प्रकार से इतना अर्थ हुआ। एवं, तो अब बोध क्या होगा? ये तो आपने संसर्ग बता दिया, बोध का आकार क्या होगा? तो कहते हैं एवं च मुखम चंद्रः इत्यत्र चंद्रवृत्ति गुणपद भिन्नम मुखम इति धीहि। शब्दबोध होता है चंद्र। अब देखिए, शब्दबोध का भी आपको ध्यान रखना है। दो पदार्थ हैं, चंद्र पदार्थ है, मुख पदार्थ है। मुख पदार्थ विशेष्य है, चंद्र पदार्थ उसका विशेषण है। तो चंद्र पदार्थ हमने लक्षणा से कर लिया है, चंद्र में रहने वाले गुणों से युक्त कोई अर्थ। अब उस अर्थ का हमको अभेद संसर्ग से अन्वय करना है मुख पदार्थ में। तो शाब्दबोध क्या होगा? चंद्र वृत्ति गुणवद भिन्नम, माने लक्ष्यार्थ जो है उसको अभेद संबंध से बस आपको मुख में विशेषण बनाना है। तो शाब्दबोध बोलते समय वही संसर्ग बोल दीजिए। तो चंद्रवृत्ति गुणवद भिन्नम मुखम, इस प्रकार का शाब्दबोध हो जाता है। ठीक है, अतएव अलंकार भाष्यकारः लक्षणा परमार्थम यावतारूपकम इत्याह। अब यहाँ पर ये अलंकार भाष्यकार करके किन्हीं आचार्य का उद्देश्य करते हैं, लेकिन स्पष्ट यहाँ पर टीकादि ग्रंथों में इसको नहीं किया है। लेकिन प्राचीन आचार्य जो अलंकारिक हैं उनका ये मत है कि लक्षणा चूँकि परमार्थ होता है, और उसमें भी लक्षणा माने सारूपा लक्षणा, इसीलिए आरोप प्रधान लक्षणा इसका सार होता है, माने परमार्थ होता है। इसीलिए तो लक्षणा परमार्थः यस्मिन् तत् लक्षणा परमार्थम रूपकम, इसीलिए हम इसको
रूपक कहते हैं। यावता रूपकम माने आरोप प्रधान जो लक्षणा होती है वह इसका मूल होती है, इसीलिए हम इसको रूपक कहते हैं। ठीक है, इसमें इस प्रकार से आचार्यों की सम्मति भी दिखा दी। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष आता है प्राचीनों के मत में। न च चंद्र सदृशं मुखम इति उपमातः अस्य को भेदः बोधवैलक्षण्याभावेन विच्छित्वैलक्षण्याभावात् वृत्तिमात्रवैलक्षण्यस्य अप्रयोजकत्वादिति वाच्यम। ये हमने पूरा इसलिए बोला वाक्य क्योंकि न च का अन्वय वाच्यम के साथ करना है। तो इसमें पूर्व पक्ष ये है, न च को हटा करके जो भी रहेगा वो पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्षी ये कहेंगे कि आपने जो बोध किया है उस बोध में और उपमा स्थलीय बोध में कोई भेद नहीं है, कोई वैलक्षण्य नहीं है, इसीलिए उपमा से रूपक का भेद नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो वही कहते हैं कि न च चंद्र सदृशम मुखम इति उपमातः। अब उपमा में क्या बोध होता है? चंद्र सदृशम मुखम, ऐसा बोध होता है। तो इस प्रकार के बोध वाली उपमा से अस्य अर्थात रूपकस्य को भेदः प्रश्न करते हैं, क्या भेद होगा? माने कोई भेद नहीं होगा। क्यों? तो कह रहे हैं बोध वैलक्षण्या भावेन, क्योंकि बोध में वैलक्षण्य नहीं हो रहा है। ठीक है, बोध वैलक्षण्या भावेन विच्छित्त वैलक्षण्या भावात। जब बोध में वैलक्षण्य नहीं होगा तो विच्छित्ति माने चमत्कार में भी वैलक्षण्य नहीं होगा, क्योंकि चमत्कार जो होगा वो बोध के उत्तर ही होने वाला, बोधोत्तर ही चमत्कार होता है अलंकार वाक्यों से। तो विच्छित्ति माने चमत्कार में भी कोई वैलक्षण्य नहीं होने के कारण हम तो ये कहते हैं कि उपमा से रूपक का कोई भेद नहीं है। तो कहेंगे भैया बोध वैलक्षण्य ना हो लेकिन वृत्ति का वैलक्षण्य तो है ना। उपमा स्थल में इवादि पद के द्वारा सादृश्य उपस्थित होता है और समास में भी, उपमित समास के स्थल में भी वहां पर हम लक्षणा मानते हैं। लक्षणा के द्वारा सादृश्य उपस्थित होता है, माने शक्ति के द्वारा सादृश्य उपस्थित होता है और एक जगह लक्षणा के द्वारा सादृश्य उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पर तो जो अभेद उपस्थित हो रहा है वस्तुतः अभेद भी वो सादृश्य रूप ही होता है, रूपक में भी। तो यहाँ पर जो अभेद हो रहा है वह तो व्यंजनावृत्ति का विषय है ना। तो वृत्ति मात्र वैलक्षण्य से अप्रयोजकत्वात्, और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर तो शक्ति से ही सादृश्य की उपस्थिति हो जाती है और यहाँ पर तो लक्षणा कर रहे हैं हम, है ना, उस प्रकार के बोध के लिए। तो एक जगह अभिधा से कार्य सिद्ध हो जा रहा है उपमा अलंकार में, और रूपकालंकार में तो हमको लक्षणा करनी पड़ रही है। तो इसीलिए वृत्ति मात्र प्रयोज्य जो वैलक्षण्य है वो तो है ही। तो वृत्ति का वैलक्षण्य होने के कारण विच्छित्ति में वैलक्षण्य तो आ जाएगा। तो कहते हैं वृत्ति वैलक्षण्य से अप्रयोजकत्वात्। वृत्ति वैलक्षण्य जो होता है माने अभिधा लक्षणा व्यंजना का जो वैलक्षण्य होता है उससे चमत्कार में कोई अंतर नहीं आता, अर्थात वो चमत्कार का प्रयोजक नहीं होता, बोध ही चमत्कार का प्रयोजक होता है। किस वृत्ति से बोध हो रहा है वो चमत्कार का प्रयोजक नहीं होता। तो वही कह रहे हैं वृत्तिमात्र वैलक्षण्य से अप्रयोजकत्वात् कुत्र विच्छित्तौ। तो इतना पूर्व पक्ष है। तो पूर्व पक्ष ने ये कहा कि उपमा से रूपक का भेद हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बोध में कोई वैलक्षण्य नहीं है, और बोध में जब वैलक्षण्य नहीं होगा तो चमत्कार में वैलक्षण्य नहीं होगा, और चमत्कार जो होता है वही अलंकार की सत्ता में हेतु होता है। अगर चमत्कार नहीं है तो फिर हम माने उपमा से अतिरिक्त कोई चमत्कार नहीं हो रहा है अगर रूपक के स्थल में, तो हम रूपक को पृथक अलंकार नहीं मानेंगे। और अगर आप कहेंगे कि एक जगह अभिधा से सादृश्य हो रहा है, माने उपमा स्थल में लक्षणा की आवश्यकता नहीं है और लक्षणा स्थल में तो रूपक स्थल में तो लक्षणा की आवश्यकता है, इसलिए वृत्ति का वैलक्षण्य तो है, यहाँ पर लक्षणा है वहाँ पर व्यंजन अभिधा है, तो कहेंगे कि
पूर्व पक्षी कहेगा कि वृत्ति वैलक्षण्य जो होता है वह चमत्कार में प्रयोजक नहीं होता, इसीलिए ये सिद्ध हुआ कि चमत्कार में वैलक्षण्य नहीं होने के कारण उपमा ही अलंकार माना जाना चाहिए, उससे अतिरिक्त रूपक अलंकार मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पूर्व पक्ष के लिए आचार्य कहते हैं इति नवाच्यम। ठीक है, तो उत्तर देते हैं लाक्षणिक बोधोत्तरम जायमानेन प्रयोजनीभूतेन अभेद बोधेनैव वैलक्षण्यात्। देखो भैया, आपको भले सादृश्य नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पर सादृश्य नहीं है। यहाँ पर हमने जो लक्षणा की है उस लक्षणा का प्रयोजन है कोई। तो ये आपको जब हम उपमा का शब्दबोध पढ़ रहे थे वहाँ पर भी बताया था कि रूपक स्थल में लक्षणा के प्रयोजन के रूप में तादात्म्य जो होता है, तादात्म्य ज्ञान वो रहता है, माने अभेद जो होता है वो लक्षणा के प्रयोजन के रूप में रहता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं दोबारा से कि लाक्षणिक बोधोत्तरम, लक्षणा वृत्ति के द्वारा उपस्थित अर्थ का बोध हो जाने के बाद वहाँ पर जो प्रयोजन उत्पन्न होता है, लक्षणावृत्ति का प्रयोजन, वो तो आप जानते हैं कि लक्षणावृत्ति का जो प्रयोजन होता है वो व्यंजनावृत्ति का विषय होता है, क्योंकि लक्षणा तो विरतव्यापारा हो जाती है लक्ष्यार्थ विषय की उपस्थिति में ही। तो अब प्रयोजन रूप जो अर्थ है उसका ज्ञान तो कोई दूसरी वृत्ति कराएगी, तो वो वृत्ति व्यंजना है ना, लक्षणामूला व्यंजना कहते हैं हम उसको। तो वही कह रहे हैं कि प्रयोजनीभूतेन अभेद बोधेन। तो रूपक स्थल में लक्षणा जो होती है उपमान पद में, उस लक्षणा का प्रयोजन होता है अभेद बोध, माने उपमान का तादात्म्य, किसमें, उपमेय में। तो उस अभेद बोध से ही वैलक्षण्य आ जाएगा कि यहाँ पर व्यंजनावृत्ति से अभेद बोध जो है वो होता है और वहाँ पर इस प्रकार का कोई अभेदादि व्यंग्य नहीं होता, उपमा स्थल में कोई अभेदादि व्यंग्य नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर जो अभेद है उसी से उपमा स्थल से इस रूपक स्थल में वैलक्षण्य आ जाएगा। तो वैलक्षण्यात्, ठीक है, इस प्रकार से उत्तर दिया आचार्य ने प्राचीनों के मत में। और वो बोला भी है कि निरूढ़ लक्षणायाः मन्य निरूढ़ लक्षणातिरिक्तायाः प्रयोजनवत्ता नियमात। और भैया आप जानते हैं कि निरूढ़ लक्षणा से अतिरिक्त जो एक लक्षणा होती है साहित्य शास्त्र में, वह प्रयोजनवती लक्षणा होती है। तो माने आप कभी भी निरूढ़ लक्षणा से अतिरिक्त लक्षणा कहीं पर भी प्रयोजन के बिना लक्षणा नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रयोजनवत्ता भी उसका प्रयोजनवत्ता का नियम होने के कारण, ठीक है, निरूढ़ लक्षणातिरिक्त लक्षणा के प्रयोजनवती होने के कारण, ठीक है। और कहते हैं अभेद बुद्धेश्च वृत्त्यंतर वित्तिभाव्यत्वेन न बाध बुद्धि प्रतिबद्धत्वम। हाँ देखिए, अब इसमें पूर्व पक्षी एक और बात कह सकते हैं कि भैया मुख पदार्थ जो है वह नितांत भिन्न है चंद्र पदार्थ से, तो अभेद बुद्धि हो कैसे सकती है। हाँ, चंद्र प्रतियोगिक अभेद मुख में ज्ञात कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो बाध निश्चय रहेगा ना। तो किसी भी ज्ञान के प्रति बाध निश्चय जो होता है वह प्रतिबंधक होता है, सामान्य नियम है। तद्वत्ता बुद्धिम प्रति तदभाववत्ता बुद्धि प्रतिबंधिका। हाँ, किसी भी ज्ञान के लिए माने यद विषयक ज्ञान आपको करना है, तद विषयक जो बाध निश्चय है वो आपको नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर घटक ज्ञान आपको हो रहा है तो वहां पर उससे पहले घटो नास्ति ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि घटक ज्ञान के प्रति घटो नास्ति इस प्रतिबंधक ज्ञान का अभाव होना आवश्यक है ना। वही कहते हैं तदवत्ता बुद्धिम प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक। अगर कहीं पर आपको घटो नास्ति ऐसा ज्ञान हो गया है तो उसी अधिकरण में घटोस्ति ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। तो वही कह रहे हैं कि चंद्र प्रतियोगिक अभेद
चंद्रातिरिक्त पदार्थ में कैसे आएगा? तो बाध निश्चय हो गया है कि मुखम चंद्रो नास्ति, ऐसा बाध निश्चय है पहले से। तो जो बाध निश्चय है वह माने मुखम चंद्रो नास्ति एवं रूप, जो बाध निश्चय है वह मुखम चंद्र इस प्रकार के ज्ञान को नहीं होने देगा, इस प्रकार के अभेद बुद्धि को नहीं होने देगा। तो यहां पर कहते हैं कि भैया आप ये ध्यान दीजिए, बाध निश्चय जो होता है वह शक्तिजन्य बोध के प्रति प्रतिबंधक हो सकता है, कदाचित लक्षणाजन्य बोध के प्रति भी प्रतिबंधक हो सकता है, लेकिन व्यंजनावृत्ति से जो होने वाले बोध हैं उसमें बाध निश्चय भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। माने व्यंजनावृत्ति जो है वो बाधित अर्थों का भी ज्ञान करा देती है। तो वैयंजनिक बोधातिरिक्त बोध के प्रति ही बाध निश्चय जो होता है वो प्रतिबंधक होता है। वही कह रहे हैं, अभेद बुद्धेश्च वृत्त्यंतर वित्तिभाव्यत्वेन न बाध बुद्धि प्रतिबद्ध्यत्वम। वृत्त्यंतर जो वित्ति है तया भाव्यत्वम अस्ति, अर्थात व्यंजना रूपा या वृत्त्यंतर वृत्तिरस्ति। तो माने शक्ति लक्षणातिरिक्त व्यंजना रूपा या वित्ति अर्थात अत्र कर्णे तिन अस्ति, विद् धातु से कर्ण में तिन है तो उसका अर्थ करेंगे ज्ञान साधन। तो लक्षणा और अभिधा से अतिरिक्त जो वृत्ति है, ज्ञान का साधन है, व्यंजना रूप जो ज्ञान का साधन है, उसके द्वारा उत्पद्यमान है वहां पर अभेद बुद्धि। इसीलिए तस्याह माने अभेद बुद्धेः बाध बुद्धि प्रतिबद्ध्यत्वं नास्ति। बाधक ज्ञान के द्वारा अभेद ज्ञान का प्रतिबंध नहीं होगा, क्योंकि बाधक ज्ञान के द्वारा उसी प्रकार के ज्ञान का बाध होता है जो वैयंजनिक बोध नहीं होता, वैयंजनिक ज्ञान नहीं होता। और यहाँ पर तो जो अभेद बोध है वह वैयंजनिक बोध है, व्यंजनावृत्ति का विषय है अभेद जो है वो यहाँ पर। इसीलिए वो यहाँ पर आप जो कह रहे हो कि मुखम चंद्र नास्ति इत्याकारक जो बाध निश्चय है वह मुखम चंद्र इस प्रकार के अभेद को नहीं होने देगा, सो बात नहीं है। इत्याहुहु, इस प्रकार से प्रांचः आहुहु, ठीक है। तो प्रांचः का अन्वय यहाँ करेंगे, ठीक है। अब आचार्य अप्पय दीक्षित आदि का जो मत है उसको यहाँ से आगे बताते हैं। नव्यास्तु नामार्थयोः अभेद संसर्गेण अन्वयस्य व्युत्पत्ति सिद्धत्वात् चंद्राभिन्नम मुखम इति लक्षणाम विनैव बोधः। देखिए आप लोगों के लिए थोड़ी सरलता रहेगी अगर आप का थोड़ा सा संस्कार है उपमा स्थलीय शाब्द बोध के उस विषय का, तो वहाँ पर भी यही विषय सारे आए थे पहले कि आचार्य अप्पय दीक्षित लक्षणा का निषेध करते हैं और पंडित राज भी लक्षणा को मानते हैं। तो यहाँ पर अप्पय दीक्षित आचार्य का वही मत का फिर से अनुवाद किया जा रहा है जो ये कहते हैं कि भैया लक्षणा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दो जो निपातातिरिक्त रूप नामार्थ हैं उन नामार्थों का जो अभेद संसर्ग है वह व्युत्पत्ति सिद्ध है, माने वो नियम से सिद्ध है। उसको सिद्ध करने के लिए लक्षणा की कल्पना करना आवश्यक नहीं है कि लक्षणा की कल्पना करो फिर लक्षणा के प्रयोजन के रूप में वहाँ पर अभेद का ज्ञान करो, सो बात नहीं है। पहले से ही सभी शास्त्रों में ये नियम बनाया गया है कि निपात से अतिरिक्त यदि दो नामार्थ समान विभक्ति में उपात्त होंगे तो उन दोनों अर्थों का जो अन्वय है वह अभेद संसर्ग से होगा, ठीक है। तो वही कहते हैं नामार्थयोः अभेद संसर्गेण अन्वयस्य व्युत्पत्ति सिद्धत्वात्। दो नामार्थों का अभेद संसर्ग से जो अन्वय है वह व्युत्पत्ति सिद्ध होने के कारण, ठीक है। शास्त्रांतर जो नियम है या शास्त्रांतरों में कल्पित जो नियम है उन नियमों के द्वारा सिद्ध होने के कारण चंद्राभिन्नम मुखम इति लक्षणाम विनैव धीहि, लक्षणा के बिना ही इस प्रकार का शब्दबोध किया जा सकता है
कि चंद्राभिन्नम मुखम, अब वो इतना बड़ा आप लक्ष्यार्थ बनाएंगे, फिर चंद्रवृत्ति गुणवद भिन्नम मुखम, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया आराम से शाब्द बोध होगा चंद्राभिन्नम मुखम। फलस्य अन्यथा एव उपपत्तेः लक्षणाकल्पनस्य अन्यायत्वात्, और वो अभेद जो है वह तो संसर्ग मर्यादा के द्वारा भाषित ही हो जाता है। किन्हीं के मत में वो विभक्ति अर्थ होता है और किन्हीं इसमें भी दो मत हैं, किन्हीं आचार्यों के मत में वो संसर्ग मर्यादा से भाषित होता है। तो जैसे भी भाषित हो, संसर्ग मर्यादा भाष्य हो या विभक्ति अर्थ हो, किसी न किसी रूप में वो उत्पन्न हो ही जाएगा। तो फलस्य अर्थात युष्माकं मते लक्षणाया फलमस्ति अभेदः, अभेदबोधः। तो आपके मत में जो लक्षणा का फल है, प्रयोजन है अभेद, वो तो अन्यथा उत्पन्न हो ही जाएगा, उसकी उपपत्ति तो अन्यथा हो ही जाएगी। तो अन्यथा का यहाँ पर आपको दोनों अर्थ समझने हैं, अन्यथा माने संसर्ग मर्यादा से और अन्यथा माने विभक्ति अर्थ के रूप में। तो अन्यथा उसकी उपपत्ति हो जाने से उसके लिए लक्षणा की कल्पना करना तो अन्याय्य है। ठीक है। अन्य शास्त्रों में भी देखा जाता है, नीलो घट इत्यादि स्थल में, कि जो अभेद है वो संसर्ग मर्यादा या विभक्ति अर्थ के रूप में भाषित हो ही जाता है। तो उसके लिए विषयीवाचक पद की रचना करना उचित नहीं है, अन्याय्य है। ठीक है। इस प्रकार से नव्याचार्यों ने प्राचीनों के मत का खंडन किया। किंच यदि रूपके लक्षणा स्यात्, और फिर भी आप बहुत एकदम लक्षणा के पक्षधर होकर के, लक्षणा प्रेमी होकर के दुराग्रह करेंगे ही कि हमको लक्षणा माननी ही है रूपक में, तो हमारा एक प्रश्न है, हमारा एक आक्षेप है हमारा, मुखचंद्रः इत्यत्र उपमित विशेषण समासयोः उत्तरपदस्य लाक्षणिकत्वात् लाक्षणिकत्वाविशेषात् एकस्य उपमात्वम् अन्यस्य रूपकत्वम् इति व्याहतं स्यात्। बहुत बढ़िया बात बोली। देखिए, मुखचंद्रः, इस समस्त पद में दो समास हो सकते हैं। एक उपमित समास हो सकता है, उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे, और दूसरा विशेषणम विशेषण बहुलम इत्यादि से विशेषण समास भी हो सकता है। तो उपमित समास होने पर वहाँ पर उपमालंकार माना जाता है, जिसमें विग्रह इस प्रकार से करते हैं, मुखम चंद्र इव, और विशेषण समास होने पर वहाँ पर विग्रह करते हैं मुखम चंद्रः, इस प्रकार का विग्रह करते हैं। तो विशेषण समास माने रूपकालंकार और उपमित समास माने उपमालंकार। तो दोनों ही अलंकारों में एक ही जैसा समस्त पद आपको देखने को मिलेगा, मुखचंद्रः। तो दोनों ही जगहों पर क्या होगा, क्योंकि समास के स्थल में वैयाकरणों के यहाँ तो समास शक्ति के द्वारा ही तत्सदृशार्थ की उपस्थिति करा देगा जो चंद्र शब्द है, लेकिन अन्य जो नैयायिक आदि आचार्य हैं वे लक्षणा मानते हैं। ठीक है। तो माने उपमानवाची पद में लक्षणा मानते हैं। तो उपमित समास में भी क्या होता है, तत्सदृशार्थ में लाक्षणिक होता है उत्तर पद यानी उपमान पद, और विशेषण समास माने रूपक के स्थल में भी जो आप कह ही रहे हो यहाँ पर कि लक्षणा होती है उपमानवाची पद में। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि अगर रूपक में माने विशेषण समास में और उपमित समास में, यहाँ तो चलो आपने कर दिया, मुखम चंद्रः में तो कर दिया, लेकिन समस्त पद में आइए तो एक जगह है उपमित समास है, वहाँ पर भी उत्तर पद लाक्षणिक है। ठीक है, नैयायिकों के मत में।
और विशेषण समास में भी आप जो कह रहे हैं प्राचीन आचार्य, तो आपके मत में विशेषण समास में भी उत्तर पद लाक्षणिक है, माने दोनों ही समासों में, उपमित समास हो या विशेषण समास हो, चंद्र पद तो लाक्षणिक ही होगा। तो विनिगमना क्या है कि एक जगह उस पद के लाक्षणिक होने पर आप उपमा कह रहे हैं और एक जगह माने दूसरी जगह उस पद के लाक्षणिक होने पर आप उसको रूपक कह रहे हैं। वही कहते हैं कि इत्यत्र उपमित विशेषण समासयोः माने उपमा रूपक समासयोः उत्तर पदस्य माने चंद्र पदस्य लाक्षणिकत्वाविशेषात्, दोनों ही समासों में लक्षणा तो आप मान ही रहे हैं, तो दोनों ही समासों में लाक्षणिकत्व जो है चंद्र पद का वो अविशेष है, सामान्य है। यथा उपमित समासे चंद्रपदम लाक्षणिकम तथैव विशेषण समासेपि। तो अविशेषात् लाक्षणिकत्वस्य उपमान पदस्य लाक्षणिकत्वम सामान्यमस्ति, अविशेषः अस्ति। तो अविशेषाद् एकस्य उपमात्वम् अन्यस्य रूपकत्वम्। उपमित समस्तं पदम् उपमालंकारस्य विशेषण समस्तं पदम् रूपकालंकारस्य इति व्याहतं स्यात् इति असंगतं स्यात्। तो इस प्रकार से तो असंगति हो जाएगी। ठीक है कि चलिए व्यस्त स्थल में तो आप मान लेंगे कि वहाँ पर इव शब्द है तो उसने सादृश्य को कह दिया, तो लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समास स्थल में तो सबको ही लक्षणा माननी पड़ेगी वहाँ पर, वैयाकरणों से अतिरिक्त। और आपने भी बोला था उपमा के स्थल में कि वहाँ पर लक्षणा मानते हैं, है ना। तो मुखचंद्र इत्यादि समस्त स्थल में आप इस समस्या का निदान कैसे करेंगे कि वहाँ पर दोनों ही स्थलों में अगर चंद्रपद लाक्षणिक हो रहा है तो आप जो कह रहे हैं वो कैसे होगा, वो तो असंगत हो जाएगा। अपि च मुखम न चंद्र सदृशम अपितु चंद्र इत्यादौ सादृश्य व्यतिरेक मिश्रिते सादृश्य बुद्धे अयोगात। और दूसरी बात समझिए, ये सारी बातें प्रायः रिपीट हो रही हैं, पहले भी इनको उपमा के स्थल में बताया जा चुका है। देखिए एक ऐसा स्थल लीजिए जहाँ पर सादृश्य का निषेध हो रहा है और अभेद बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपके अनुसार तो क्या होगा, अगर आप लक्षणा मानेंगे चंद्रपद में तो चंद्र सदृश में लक्षणा मानेंगे तो चंद्र सादृश्य की उपस्थिति तो होगी ही, है ना। तो अब ऐसा वाक्य लीजिए जहां पर सादृश्य का निषेध हो रहा है शब्दतः और वहां पर अभेद का विधान कर रहे हैं, सादृश्य का निषेध करके अभेद का विधान कर रहे हैं। लेकिन आपके मत में तो चंद्र सदृशार्थ में लक्षणा होती है, फिर उसका अभेद संबंध से अन्वय होता है। तो लक्षितावच्छेदक के रूप में जो सादृश्य उपस्थित होगा उसको भी उपस्थित नहीं होना चाहिए वहां पर, क्योंकि उसका पहले उसी वाक्य में पूर्वांश में निषेध कर दिया गया है। तो देखो मुखम न चंद्र सदृशम, वाक्य के इस अंश में चंद्र निरूपित सादृश्य का निषेध कर दिया गया है मुख में। ठीक है, अब अपितु चंद्र, अपितु मुखम चंद्र, इस उत्तर अंश में वाक्य के चंद्र का अभेद बताया जा रहा है। लेकिन आपके मत में माने आचार्य मम्मटादि जो प्राचीन आचार्य हैं उनके मत में क्या होगा, चंद्र पद की लक्षणा होगी चंद्र सदृश में। वही तद्वृत्ति गुण क्या है, सादृश्य ही है, या तद धर्म प्रयोज्य सादृश्य है, या तो तद्रूप सादृश्य है, या तो तद प्रयोज्य सादृश्य है। तो उसमें लक्षणा होगी चंद्र सदृश रूप अर्थ में लक्षणा होगी। ठीक है,
तो यहां पर भी तो लक्षितावच्छेदक के रूप में सादृश्य रहेगा ना। तो वही कह रहे हैं कि जिस वाक्य के एक अंश में सादृश्य का निषेध कर दिया गया है, सादृश्य का निषेध शाब्द होने पर लक्षणावृत्ति के द्वारा कैसे वहां पर फिर से सादृश्य का ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो वही कह रहे हैं कि सादृश्य व्यतिरेक मिश्रिते, सादृश्य का जो अभाव है ना, सादृश्य का जो निषेध है और सादृश्य निषेध का जो मिश्रित स्थल है, माने जहां सादृश्य का अभाव बताया जा रहा है और अभेद बताया जा रहा है, इस प्रकार का जो मिश्रित स्थल है, उस मिश्रित स्थल में सादृश्य बुद्धे अयोगात, वहां पर सादृश्य की बुद्धि नहीं होगी। और आपके मत में तो लक्षणा से सादृश्य की बुद्धि होती है, भले लक्षितावच्छेदक के रूप में होती हो। तो ये एक इन्होंने पहली समस्या, एक दूसरी समस्या दी है, ठीक है, कि अगर आप लक्षणा मानेंगे तो आपको चंद्र शब्द की लक्षणा चंद्र सदृश में करनी होगी, जहां पर सादृश्य जो है वो लक्षितावच्छेदक के रूप में रहेगा। तो ऐसे कुछ स्थल होते हैं जहां पर सादृश्य का अभेद और सादृश्य का निषेध और अभेद दोनों एक ही वाक्य में बताए जाते हैं, मिश्रित वाक्य होता है वो। तो ऐसे स्थल में आपके मत में तो क्या होगा, प्राचीनों के, हम तो लक्षणा मानते नहीं है, तो हमारे मत में तो सादृश्य की प्रतीति होने का कोई अवसर ही नहीं है। लेकिन जो लक्षणा मानते हैं उनके यहाँ पर लक्षितावच्छेदक के रूप में सादृश्य उपस्थित होता है। तो हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो मिश्रित स्थल है, जहाँ लक्षणा माने सादृश्य का अभिधा से निषेध कर दिया गया है, वहां पर सादृश्य का ज्ञान कैसे होगा, लक्षितावच्छेदक के रूप में सादृश्य का ज्ञान कैसे होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक इन्होंने यहाँ पर प्राचीनों के मत में माने लक्षणा मानने पर एक विसंगति इस प्रकार से दिखाते हैं। अस्तु, इतः अग्रे इतोपि समस्याः दर्शयिष्यन्ते, तद्वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। तासां समाधानं च अन्ते एव प्रस्तोष्यत्याचार्यः। अस्तु।